Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the last and fourth type for solution of homogeneous linear differential equation with constant coefficient. So before this lecture, we already discussed the method for finding the particular integral for such type of differential equation where the term on right hand side is exponential, or in second type the term is sine or cos, and in last one we discuss the method when the term is algebraic. Okay, so we discuss all the three cases to obtain the particular integral for such type of equation where the right hand side of this equation, suppose this is our equation. Okay, this is our linear differential equation with constant coefficient, that is a partial differential equation. So the complementary function is depends upon this, and the particular integral is depends upon this function, and whatever the nature of this function f of x y, the method to finding the particular integral changes from function to function. So we discuss the type 1 when the function is on exponential type. We discuss the type 2 जब फंक्शन साइन और कॉस इन्वॉल्व करेगा. हमने इसके पहले एक मेथड देखी थी जहां पे फंक्शन क्या होगा, ऑलजेब्रिक होगा. और अभी हम यहाँ पे लास्ट मेथड डिस्कस करेंगे कि अगर फंक्शन ये छोड़कर कोई भी टाइप का होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल होगा तो हम ऑब्वियस टाइप 1 यूज करेंगे, ये अगर होगा तो टाइप 2 यूज करेंगे, और ये अगर होगा तो टाइप 3 यूज करेंगे. और अगर आपका प्रॉब्लम ये छोड़कर कुछ भी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है लेकिन साइन और कॉस नहीं है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, ऑलजेब्रिक है, तो ठीक है. नहीं है तो फिर हमारा प्रॉब्लम जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो अगर आपको तीनों में से कोई भी टाइप का फंक्शन नहीं मिलता है तो आपको ये केस यूज करनी है, और इसको हम जनरल केस भी बोल सकते हैं. इट इज अ जनरल मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, सो बाद में पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपको मिल गया तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको ऑलरेडी फाइंड करना मालूम है कि कैसे फाइंड करते हैं. सो दोनों को क्या करेंगे, हम लास्ट में ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. तो पहले हम मेथड डिस्कस कर लेंगे कि इस मेथड में हमको करना क्या है, और उसके बाद इस मेथड का हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका यूज करके आपको एक टाइप क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो ये टाइप हम तभी यूज करेंगे जब क्या रहेगा, तीनों में से कोई भी केस यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश, और यहाँ पर आ जाएगा ये एफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है, अभी एफ ऑफ एक्स वाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये साइन और कॉस भी नहीं है, और ये फंक्शन ऑलजेब्रिक भी नहीं है, मतलब तीनों टाइप हमारे फेल हो गए हैं. तो हमें जनरल टाइप अभी यूज करना है. तो जनरल टाइप के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सो जनरल टाइप के लिए आपको सब फोकस करना है इस टर्म पे. तो देखिए, अगर यहाँ पर इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होगा, मतलब इस टाइप का होगा, ठीक है, या क्यूबिक हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है आपका क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन तो होमोजेनियस ही रहेगा हमेशा. होमोजेनियस मतलब हर एक टर्म का पावर सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, और ये भी 1+1 2 हो गया, 3 है, 3 है, और ये 3 है. तो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा इसके अगर आप ऑर्डर या इसके पावर देखेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में आपको क्या गिवन है. ठीक है, लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये मेथड यूज करनी है तो आपको जो फंक्शन की पावर है ये हमको लीनियर चाहिए. इट कैन बी रिड्यूस इनटू द लीनियर फॉर्म. लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर इज 1. टर्म का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. अभी यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, तो उसको 1 कैसे करना है, तो 1 हम करेंगे बाय फाइंडिंग द फैक्टर. तो इसके फैक्टर निकालकर हमको क्या करना है, इसका
पावर जो है इसको 1 करना है, ठीक है। सो इसके बाद हमारी जो मेथड रहेंगे वो क्या रहेंगी, सो कन्वर्ट f ऑफ d डैश इनटू लीनियर टर्म्स, लीनियर टर्म्स, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने लीनियर टर्म में इसको कन्वर्ट भी कर दिया और कुछ हमने फैक्टर निकाल लिए, जैसे कि सपोज मुझे मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, पहला फैक्टर मिल गया मुझे d माइनस m1 d डैश, दूसरा फैक्टर मिल गया मुझे d माइनस m2 d डैश एंड अप टू सो ऑन इनटू f ऑफ xy, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आपको इस टाइप के दो फैक्टर मिलेंगे, क्यूबिक होगा तो ऐसे आपको 3 ब्रैकेट मिलेंगे, और बाय क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पर आपको 4 ब्रैकेट मिलेंगे। सो कितने ब्रैकेट मिलेंगे ये डिपेंड करेगा कि इक्वेशन की कितनी ऑर्डर है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रूट्स इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको एक एक करके ऑपरेट करना है और हमको एक फार्मूला यूज करना है। अभी इसको आप दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। पहली मेथड पहली मेथड ये है कि ये जो टर्म है इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके कन्वर्ट कर दो। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से क्या होगा, ये टर्म आपको इस शेप में मिल जाएगी, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन सेकेंड ब्रैकेट प्लस 1 अपॉन थर्ड ब्रैकेट, ये यूज कर सकते हैं, या आप दूसरी मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी मेथड यूज करना है। तो जनरली हम डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे फिर पार्शियल फ्रैक्शन का जो भी कंसेप्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना मतलब प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम ही स्टार्ट करना ऐसा है। तो अगर हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, आपको मेहनत भी कम लगेगी और आपका प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो ये टर्म आने के बाद, ये टर्म मिलने के बाद फिर आपको एक फार्मूला यूज करना है, और जो फार्मूला यूज करना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो फार्मूला है 1 अपॉन डी माइनस यम डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ऐसी टर्म मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे इस फार्मूला में ये जो टर्म हो जाएगी ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन में, बाद में इंटीग्रेशन के अंदर जो x है वो एज इट इज रखेगा, और आपको पुट करना है y प्लस एम एक्स इक्वल टू सी, ये आपको यूज करना है, y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू सी। तो इसका यूज करके जो y है वो आपको मिल जाएगा c माइनस एम एक्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, y इज रिप्लेस बाय c माइनस एम एक्स, और इसके बाद इस इक्वेशन में सिर्फ जो वेरिएबल है वो x है, तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो इंटीग्रेटिंग करने के बाद इसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। और लास्टली आपको क्या करना है, जो भी c की वैल्यू मिलेगी आपको, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें से y प्लस एम एक्स, इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। सो इस तरीके से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है कि ये जो रिजल्ट है ये आपको यूज करना ही है, कब, जब उसको लीनियर फैक्टर में यहाँ कन्वर्ट कर देंगे। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, और इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x की टर्म तो एज इट इज रहेगी, और जो y प्लस एम एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है आपको, c पुट करना है, तो इसमें से हम y यूज करेंगे, तो y हो गया हमारा c माइनस एम एक्स, सी माइनस एम एक्स। अब इसमें और इसमें कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पर ये निगेटिव टर्म रहेगी, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यम निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप अच्छे से ध्यान में रखिए, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इस टाइप का प्रॉब्लम इजीली कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मेथड, और जब भी इसको सॉल्यूशन आपको फाइंड कर देंगे आप, उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपने पुट किया था वैल्यू उसको हमको क्या करना है, वापस करके देना है, फिर हमको क्या मिलेगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था पहले, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका फाइनल आंसर, दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल।
तो ये हो गई हमारी मेथड। ठीक है, अब इस मेथड का यूज करके हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और उसमें से आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम में हमको एक्चुअली करना क्या है। सो वी कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस टू डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू वाई माइनस वन e टू द पावर x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन का फॉर्म देखना है। तो अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, सो देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है। दो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सभी टर्म के पावर सेम है, इसीलिए हो गया ये होमोजेनियस। करेक्ट है। और बाद में इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, तो कोएफिशिएंट भी हो गए कांस्टेंट। तो ये जो है हमारा, ये है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसका सॉल्यूशन तो आपको मालूम है, सॉल्यूशन कैसे होता है इसका। इसका सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो हम ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे। सो गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, the equation is given by d square minus d dash minus 2 d dash square z is equal to y minus 1 e to the power x, called as equation number 1। बाद में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमको निकालना है। सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज, ओके, सो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी एक एक मेथड हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और बाद में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पहला पार्ट देखेंगे, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है इस इक्वेशन का। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम लिखते हैं तब हमेशा राइट हैंड साइड की टर्म हमको जीरो ही कंसीडर करना है। सो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे मालूम करेगा आपको, कैसे निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमको d की जगह पे पुट करना है m और d डैश की जगह पे पुट करना है 1। ठीक है, सो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो हो जाएगा हमारा m स्क्वायर माइनस, देखिए d की जगह पे m, तो ये हो गया m स्क्वायर m इंटू 1 दैट इज m, और ये हो गया -2, और बाद में इक्वल टू इधर क्या रखना है, हमको 0 रखना है। और ये जो z है इधर चला जाएगा, तो 0 बाय z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी यहाँ पे आप इक्वेशन देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स हमको निकालने हैं। आप कैलसी का यूज कीजिए या आप डायरेक्ट कीजिए, आपको इसके 2 रूट्स इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको फाइंड कर देता हूँ विदाउट यूजिंग द कैलसी। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो 2 है ये -2 है। तो -2 मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से दो नंबर है और ये -1 है, तो -2 इंटू 1 और -2 प्लस 1, ये इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहली टर्म आएगी m स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये माइनस m जो है इसको मैं लिखता हूँ प्लस m -2 इक्वल टू 0। तो इसकी एक पेयर और इसकी एक पेयर, यहाँ से m कॉमन, सो m प्लस 1, और यहाँ पे 2 कॉमन, ये भी आ गया है m प्लस 1। तो एक ब्रैकेट मिल गया हमको m प्लस 1 और एक ब्रैकेट मिल गया है m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। सो m की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी m इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, दो रूट्स मिल गए और दोनों रूट्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमको डायरेक्ट क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है, आपको फंक्शन लिखना है y प्लस एम एक्स,
कितनी बार है, दो फंक्शन है तो दो बार लिखो, दोनों का ऐड कर दो, y प्लस एम एक्स। ठीक है, इसको बोलेंगे f1, इसको बोलेंगे f2, और दोनों रूट्स अलग अलग है तो इसको बोलेंगे हम m1 और इसको बोलेंगे m2। तो सिंपली अभी हमको क्या करना है, m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। सो m1 और m2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा f1 ऑफ y, m1 हो गया -1 तो प्लस माइनस इज माइनस, प्लस f2 ऑफ m2 हो गया 2 तो y प्लस 2x। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट, अभी सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, सेकंड पार्ट है टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल का सबसे पहले हम रिजल्ट लिखेंगे। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, रिजल्ट है हमारे पास 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी डैश, मतलब जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए सिंबॉलिक फॉर्म था वो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म जो थी हमारी इक्वेशन के लिए वो थी डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश, सॉरी डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2 डी डैश स्क्वायर, बराबर। ये था एफ ऑफ डी डी डैश, मतलब वो टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है और जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो टर्म। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई कितना था हमारा, y माइनस वन ए टू द पावर एक्स, जो कि राइट हैंड साइड की टर्म है। ठीक है, अभी इसको हम देखेंगे ट्राई करके कि इसको क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आपके पास चॉइस ये है कि इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो इसको आप सेपरेट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें ये जो टर्म है ये टाइप 1 है क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म है, लेकिन ये जो टर्म है ये टाइप 1 नहीं है क्योंकि y एक्स्ट्रा है, टाइप 2 भी नहीं है और टाइप 3 भी नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए आपके पास तो कोई केस, कोई टाइप नहीं है जो कि इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करेंगे। और फिर इसको अगर आप सेपरेट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा टाइप और यहाँ पे दूसरा टाइप यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कंबाइनली सॉल्व कर देंगे। तो कंबाइनली हम इसको क्या बोलेंगे, ये टाइप 4 का प्रॉब्लम है क्योंकि टाइप 1 से भी ये फंक्शन टाइप 1 का भी नहीं है, टाइप 2 का भी नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, प्योर प्योर अलजेब्रिक भी नहीं है और प्योर साइन और कोस का भी फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए तीनों टाइप यहाँ पे यूज करना वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये टाइप 4 से सॉल्व करेंगे। और टाइप 4 हम तभी यूज करते हैं जब टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 कोई भी इसका सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो टाइप 4 के बारे में भी हम सोचेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले टाइप 4 में क्या है, सो टाइप 4 में ये है कि जो भी इक्वेशन है आपका ये जिसका पावर विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ गिवन इक्वेशन, इसका जो भी पावर होगा उसको आपको लीनियर पावर में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना ही है। तो लीनियर पावर मतलब क्या, लीनियर पावर मतलब मैक्सिमम पावर क्या होगा, इस फंक्शन का मैक्सिमम पावर होगा 1। ओके, अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल बेस बताता हूँ कि इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपने जो m की वैल्यूज निकाली वो रखिए आपको यहाँ पर। तो m इज इक्वल टू हमारे पास है 2 और हमारे पास m इज इक्वल टू है -1, ये हमने ऑलरेडी निकाला है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जो आपने चेंजेस किए थे वो m हमने यूज किया था d के जगह पे। तो सिंपली आप क्या करो, m को रिप्लेस कर दो d से और m को रिप्लेस कर दो d से, मिल गए। बाद में d डैश की जगह पे हमने 1 रखा था तो यहाँ पे d तो हो गया, तो बचा है d डैश, तो इसको d डैश से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी d डैश से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अभी इसको एक साइड में शिफ्ट कर दो। तो एक साइड में अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी, इसको देखेंगे तो ये आ गया हमारा d प्लस डी डैश और ये आ गया d माइनस 2 डी डैश। बस हो गया हमारा काम। इस टर्म को मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना है और अब मैंने ऑलरेडी फैक्टर पहले ही निकाले हैं, इसलिए मुझे हर बार एक ही टर्म करने के लिए हर बार मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास जो m के वैल्यूज है वो यहाँ पे लिखूंगा
और m को मैं d से रिप्लेस कर दूंगा, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको d डैश से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 2d डैश और ये हो गया माइनस d डैश। सभी टर्म को एक साइड में शिफ्ट कर दो, इसको एक साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो गया d प्लस d डैश और ये हो गया d माइनस 2d डैश, और इसको मल्टीप्लाई करके रख दो आप, आपको यही आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करेंगे? चेक हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके। सो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए। सो देखिए d इंटू डी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी स्क्वायर, d इंटू डी ये हो गया डी स्क्वायर, ठीक है। बाद में d इंटू माइनस 2d डैश, तो ये हो गया 2d इंटू डी डैश, ये हो गया d इंटू डी डैश अगेन d इंटू डी डैश, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2d डैश स्क्वायर। तो देखिए पहली टर्म d स्क्वायर है, ये -2 + 1 हो गया -1, और ये हो गया ये, मतलब वही आंसर है, आपको वही आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले टाइप 4 यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो भी इक्वेशन की ऑर्डर होगी, कुछ भी हो सकती है 2 3 4, तो आपको उसको क्या करना है? लीनियर पावर में कन्वर्ट करना है। और कैसे करेंगे? बाय यूजिंग फैक्टर। और ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे अभी एज इट इज, इसको हम लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इस टर्म को आप पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लो, ये हो गया टाइप। और दूसरा टाइप ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। सो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। आपके पास दो ब्रैकेट है, तो आपको एक एक ब्रैकेट सॉल्व करना है। अभी एक एक ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक ब्रैकेट बाहर रखो, ठीक है, और एक ब्रैकेट इनसाइड हम ऑपरेट कर देंगे। सो 1 अपॉन d माइनस 2d डैश इंटू y माइनस 1 e टू द पावर x। अभी प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि कौन सा ब्रैकेट बाहर रखना है और कौन सा ब्रैकेट अंदर लेकर जाना है। तो आप सिर्फ क्या देखो, d डैश का कोएफिशिएंट आपको देखना है, नेगेटिव टर्म छोड़कर। तो यहाँ पे d डैश का कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो 1 है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, 1 है और 2 है। माइनस साइन को आपको भूल जाना है। यहाँ पर d डैश का कोएफिशिएंट कितना है? 1, और यहाँ पर d डैश का कोएफिशिएंट कितना है? 2। इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 2 ग्रेटर है, तो 2 को हम पहले सॉल्व करेंगे और इसको बाहर रखेंगे। जो भी ग्रेटर होगा उसको आपको पहले इवेलुएट करना है। ये अगर आप इतना ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद जो हमने थ्योरी में जो लिखा था हमने फार्मूला, वो फार्मूला भी यहाँ पे आपको यूज करना है। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला कौन सा है वो? सो फार्मूला है 1 अपॉन डी माइनस यम डी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर ऐसे टर्म है तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है। फंक्शन में x अनचेंज रहेगा और y को रखना है आपको c माइनस एम एक्स। कैसे रखेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे पुट करते हैं y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही केस यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू सी। तो y मिल जाएगा मुझे c माइनस एम एक्स, और m कितना है? यह मैं यहाँ पर 2। देखिए ये फार्मूला निगेटिव के लिए ही है, तो इसीलिए निगेटिव साइन आपको देखना है। तो निगेटिव तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो m कितना है? यहाँ पर m 2 है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू c माइनस 2x। ये वैल्यू क्या करूंगा मैं अभी, ये वैल्यूज और ये फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये टर्म एज इट इज, बाहर की टर्म हमने एज इट इज रखा है। अभी क्या करना है? फार्मूला देखिए 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश, तो ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स वाई। क्या करना है आपको? यहाँ पे लेना है हमको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर क्या करना है? सिर्फ y को चेंज करना है और x को एज इट इज रखना है। तो पहली टर्म है y, तो y की जगह पे क्या रखना है मुझे? c माइनस ट्वाइस एक्स, c माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1, क्योंकि y माइनस 1 है, और x में तो कुछ चेंज नहीं करना है, तो x एज इट इज, और ये हो गया dx, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया। अभी ये चेंज करने के बाद ये तो मिल गया आपको इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया? हमारा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में से आपको दो टर्म का प्रोडक्ट है,
तो हमको इसको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एल आई टी लेट ऑर्डर से अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट आती है। तो ये हो गई हमारी सेकंड टर्म और ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको अभी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एज इट इज। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस पहले का डेरिवेटिव कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि c कांस्टेंट 1 कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया और x का डेरिवेटिव 1, तो ये -2 बन गया। अगर यहाँ पे जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन आएगा, सो ये आएगा e⁻x। इसके बाद आएगा प्लस, और -2 का डेरिवेटिव कितना है 0, तो वो 0 आ जाएगा, तो इसके बाद सभी टर्म 0 मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकंड फार्मूला है जो हमने फर्स्ट ईयर में यूज किया था। 12th का फार्मूला जो है वो भी हमारे पास है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट रिजल्ट। तो हम इसको अभी अरेंज कर देंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या बचा है। सो 1/d प्लस डी डैश, यहाँ पे पहली टर्म देखिए आप, c माइनस टॉइस एक्स माइनस 1 एज इट इज इंटू e⁻x एज इट इज, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस 2 e⁻x। ठीक है, अभी हमारा काम हो गया, हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन सॉल्व होने के बाद जो वैल्यू आपने यूज की थी, कौन सी यूज की थी, y इज इक्वल टू सी माइनस टॉइस एक्स। तो c माइनस टॉइस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, c माइनस टॉइस एक्स को y से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा काम तो यहाँ पे हो गया। तो 1 अपॉन डी प्लस डी डैश एज इट इज इन ब्रैकेट, तो ये हो गया y माइनस 1 e⁻x प्लस 2 e⁻x। ठीक है, अभी इसको हम सिर्फ एडजस्ट करेंगे, देखेंगे कुछ कैंसिल होता है क्या, तो कैंसिल अगर होगा कुछ तो उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा 1/d प्लस डी डैश इन ब्रैकेट। सो मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पर, सो y इंटू e⁻x माइनस e⁻x प्लस 2 इंटू e⁻x, यहाँ पे और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको d प्लस डी डैश, और यहाँ पे मिल गया मुझे y e⁻x माइनस प्लस e⁻x। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/d प्लस डी डैश ऑफ y प्लस 1 e⁻x। ठीक है, ये मिल गया। अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रेजेंट है, और जब तक ये पूरे डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारे रिप्लेस नहीं हो जाते, मतलब एलिमिनेट नहीं हो जाते, तब तक हमारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं होगा। फिर देखिए हमारे पास यहाँ पे अभी 2 ब्रैकेट थे, तो उसमें से हमने क्या किया, एक ब्रैकेट को ऑपरेट किया और उसको सॉल्व किया, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक ब्रैकेट और बचा है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे। तो रिजल्ट तो हमारे पास है, तो वही फार्मूला हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है d माइनस यम डी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम, c। तो y कितना हो जाएगा, c माइनस एम एक्स। तो ये रिजल्ट हम सेम रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक ही टर्म है और ये हमारा एफ ऑफ एक्स वाई हो गया इसके लिए, तो इसका रिजल्ट तो ये आएगा इंटीग्रेशन। तो पहले तो लिखेंगे हम, यहाँ पे हमको रिप्लेस क्या करना है, तो हमको रिप्लेस करना है y प्लस एम एक्स इज इक्वल टू सी। एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू यूज करने के लिए यहाँ को आपको निगेटिव टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1, ऐसा मिल जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे हम, d माइनस माइनस डी डैश, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो d माइनस डी डैश तो है, डी डैश तो है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, m कितना है, -1। तो m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी -1, तो इसीलिए प्लस माइनस माइनस, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे अभी, c प्लस एक्स, y की वैल्यू हो जाएगी c प्लस एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो y हो गया हमारा c प्लस एक्स,
c प्लस एक्स, बाद में प्लस 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये हो गया e टू द पावर x, और ये मिल जाएगा हमारा dx। अगेन सेम रूल, ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म और ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, क्योंकि ये अगेन लेट ऑर्डर से ये अलजेब्रिक टर्म है और एक्सपोनेंशियल टर्म है, और दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे, ओके। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन लिख लिया मैंने, माइनस पहले का डेरिवेटिव, इसका जीरो और इसका वन, तो ये वन आ गया। इसका इंटीग्रेशन अगेन e टू द पावर x, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो, तो इसके बाद के सभी टर्म क्या मिल जाएंगे, हमको जीरो मिल जाएंगे। हमारा काम तो हो गया। फिर c प्लस एक्स की जगह पे क्या रूट पुट करना है, आपको y पुट करना है। तो यहाँ पे अगेन c प्लस एक्स की जगह पे मैंने y पुट कर दिया। सो y प्लस वन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको सॉल्व कर दीजिए। सो y ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, y इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ये टर्म हो जाए कैंसल, तो आपको मिल जाएगा y इंटू ई टू द पावर एक्स। और ये क्या था हमारा, ये था हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो हमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला है अभी, वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है y ई टू द पावर एक्स। तो इस टर्म को आप ऑब्जर्व करेंगे, तो इस टर्म में कहीं पर डी नहीं है, कहीं पर भी डी डैश नहीं है, मतलब ये टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। और जब इक्वेशन आपका फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा, तब आपको उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर मिल गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने अभी फाइंड कर लिया, तो सिर्फ आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। सो लास्ट में देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हमारे z के डेरिवेटिव है, तो z की वैल्यू मिल जाएगी आपको। कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ऑलरेडी निकाला है, एक बार देख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y माइनस एक्स, f2 y प्लस ट्वाइस एक्स, ठीक है। सो f1 y माइनस एक्स प्लस f2 y प्लस ट्वाइस एक्स, और ये हो गया y इंटू ई टू द पावर एक्स, y इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो ये प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल नहीं था, फंक्शन राइट हैंड साइड का, साइन और कॉस का भी नहीं था, और ना कि अलजेब्रिक था। तीनों टाइप में से कोई भी टाइप का फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो इसीलिए हमने क्या किया, जनरल मेथड यूज की है। और जनरल मेथड जब भी यूज करते हैं, तो आपको हमेशा दो बात ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि जो भी 1/f ऑफ डी डी डैश की जो टर्म है, वो हमको चाहिए लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर मतलब डी और डी डैश का मैक्सिमम पावर चाहिए आपका 1। और दूसरी बात, वो अगर 1 हो गया, तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है वहां पे यूज करने के लिए। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम में हमने, एक बार मैं और बता देता हूँ कि हमने क्या किया था। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, जैसे कि एक बार और रिपीट ले लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा आपका कि हमने एक्चुअली इसमें किया क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने ऑलरेडी जो मेथड थी वही यूज की। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या किया था, मेरे पास जो टर्म थी, वो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी। देखिए यहाँ पे जो टर्म है, ये और ये, तो ये टर्म थी। यहाँ पे प्योरली टाइप 1 भी नहीं था, टाइप 2 भी नहीं था, और टाइप 3 भी नहीं था। तो ये तो क्लियर था कि मुझे यहाँ पे टाइप 4 यूज करना है। सो टाइप 4 के लिए सबसे पहले मुझे ये टर्म लीनियर में चाहिए थी, तो मैंने लीनियर में आपको बताया कि कैसे निकालना है। तो इसको मैंने दो ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया, और देखिए यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये हो गया लीनियर। और ये टर्म एज इट इज लीनियर होने के बाद आपको डायरेक्टली याद आना चाहिए कि ये फार्मूला मुझे यूज करना है। फार्मूला ये है, और यहाँ पर y प्लस एम एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, हम c यूज करते हैं। तो इसीलिए y की जगह पे क्या आएगा, c माइनस एम एक्स, और ये जो टर्म है वो इंटीग्रेशन के अंदर चली जाएगी। डेरिवेटिव सभी फंक्शन x का है, तो इसलिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, x रहेगा। तो यहाँ पे तो ये ब्रैकेट कितने हो गए, डिपेंड्स करेगा आपके प्रॉब्लम पे। क्वाड्रेटिक है तो दो ब्रैकेट्स रहेंगे, क्यूबिक है तो तीन ब्रैकेट्स रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक एक ब्रैकेट अंदर लेकर जाकर सॉल्व करना है। अभी एक ब्रैकेट कौन सा लेकर जाएंगे, वो भी दुविधा है वहां पर सॉल्व करने के लिए। तो ये नंबर देखना है आपको, कोएफिशिएंट डी डैश का, जो मैक्सिमम होगा उसको पहले सॉल्व करना है।
अभी आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे -1 है तो +1 इज ग्रेटर देन -2, वो नहीं सोचना है हमको, हमको सिर्फ नंबर सोचना है, माइनस और प्लस को निग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर 2 ग्रेटर है, तो मैं फिर क्या करूंगा, पहले 2 को सॉल्व करूंगा, तो ये 2 को लिया मैंने और ये फार्मूला मैंने यूज कर दिया यहाँ पर। तो ये फार्मूला यूज करने से मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर y को रिप्लेस कर दूंगा मैं c माइनस एम एक्स, मतलब c माइनस टॉइस एक्स से। ये हो गया। और यहाँ पे दो टर्म का तो प्रोडक्ट है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पार्ट्स हमने यहाँ पर लगा दिया यहाँ पे। तो ये होने के बाद हमारा काम हो गया। हमारा काम होने के बाद जो भी वैल्यू है उसको वापस कर दो, तो ये वापस कर दिया और इसको सॉल्व करके मुझे ये टर्म मिल गई। इसके बाद अगेन ये टर्म बाकी है, तो इस टर्म को तो मुझे सॉल्व करना है, तो अगेन वही फार्मूला और वही मेथड। सिर्फ यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा अभी। तो देखिए यहाँ पर y को किससे रिप्लेस किया हमने, c प्लस एम एक्स, y प्लस एम एक्स इक्वल टू c है, y क्या होगा c माइनस एम एक्स, लेकिन m कितना है यहाँ पर -1 है, तो इसलिए ये y माइनस एक्स हो गया, तो y की वैल्यू ये पॉजिटिव आ गई c प्लस एक्स। अगेन ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमारा काम हो गया है तो उसको रिप्लेस कर दो और जो बची हुई टर्म है वो है y इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और लास्ट सॉल्यूशन जो था वो था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये हो गया हमारा लास्ट टाइप का प्रॉब्लम, कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है और आपको किसी ने पर्टिकुलर इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट मेथड थी इस यूनिट की। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो थर्ड यूनिट था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप एग्जाम में देखिए, या पुराने बुक या कोई आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है उसमें से आप देख सकते हैं, उसको स्टडी करो, ट्राई करो कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर एक मेथड के मैं 5-5 6-6 एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा। एग्जाम्पल तो एक दो ही होंगे सॉल्व करके। आपको जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको खुद ट्राई करके देखना है, क्योंकि बहुत सारी बुक है कि जिसमें प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और नहीं होगा सोल्यूशन तो उसका आंसर तो आपको रहते ही, मतलब प्रॉब्लम के बाद लास्ट पेज पे उसका आंसर या उसके आगे ही उसका सोल्यूशन मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आप यही मेथड यूज करके वो प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। और कुछ डिफिकल्टी आए तो मैं हूँ, आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं डिफिकल्टी के बारे में। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सभी टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए है। जैसे कि पहले देखा था हमने कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं हम। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अलग अलग मेथड देखे थे कि फंक्शन ऑफ पी क्यू है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में पी क्यू जेड है तो कैसे सॉल्व करना है, पी क्यू एक्स वाई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अगेन पी क्यू जेड एक्स वाई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बाद में हमने देखा था कि रिड्यूसिबल टू अबव फॉर्म, मतलब ये तो हमने 5 मेथड देखे थे। उसके बाद हमने एक स्पेशल मेथड देखी थी लैग्रेंजियन की, लैग्रेंजिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉब्लम तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। इसमें हमने दो मेथड देखे थे, एक देखे थे मेथड ऑफ ग्रुपिंग और सेकंड थी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो ग्रुपिंग का सेपरेट प्रॉब्लम भी बनता है, मल्टीप्लायर का भी सेपरेट प्रॉब्लम बनता है, या मिक्स प्रॉब्लम भी बन जाएगा कि एक ग्रुप एक मल्टीप्लायर। तो ये हो गए हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। और लास्ट जो प्रॉब्लम था वो था हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, दैट इज द होमोजेनियस इक्वेशन। तो उसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली हमने जैसे यूनिट 1 में किया था, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, वैसे ही करना है। सिर्फ क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिखने का तरीका अलग है और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पहले यूनिट जैसे उतने केस नहीं है, जैसे 7-8 केसेस नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 4 ही केसेस है। और स्टैंडर्ड फंक्शन है कि एक्सपोनेंशियल के लिए अलग, साइन और कॉस के लिए अलग, बाद में अलजेब्रिक के लिए अलग, और अगर तीनों से नहीं होता है कि लास्ट फोर्थ जनरल केस। वहां पे क्या था, वहां पे 5-6 अलग अलग केसेस थे और वहां पे जनरल केस भी था यहाँ पे। तो इतना सारा कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप पुराने वीडियो भी देख ले, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि कौन से कंसेप्ट का प्रॉब्लम किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो ये हमारा थर्ड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा जो सिलेबस का हाफ पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और फोर्थ यूनिट के बारे में देखेंगे कि फोर्थ यूनिट में क्या है और हमको वो कैसे सॉल्व करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।